कि इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो इस वाले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इस सवाल का जवाब पता लगाइए, तब तक हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जिज्ञासा। टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिसोर्सेस के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के आपको रिसोर्सेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जनरली जो रिसोर्सेस होते हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है एक नेचुरल रिसोर्सेस के तौर पर, दूसरा उसको कैटेगराइज किया गया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के तौर पे, और तीसरा उसको कहा गया है ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्सेस होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और तीसरा जो आपका है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। अब चलिए इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है क्या वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है? जो आप कोयला यूज करते हो क्या वो नेचुरल रिसोर्सेस है? आप अपने घर में रखे हुए कार या जो बाइक है उसमें जो डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं, तो क्या वो जो डीजल या पेट्रोल है क्या वो नेचुरल रिसोर्सेस है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल नेचुरल रिसोर्सेस है क्या? नेचुरल रिसोर्सेस उसे हम कहेंगे जो नेचर से डायरेक्टली आप लेते हैं, डायरेक्टली आप उसको यूज करते हो। ठीक है, तो जो चीज आप नेचर से ले रहे हो, जिस रिसोर्सेस को आप नेचर से ले रहे हो डायरेक्टली, और उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, किसी तरह का कोई उसमें आप अपना तिड़गम बुद्धि नहीं लगा रहे हो, आप उसमें किसी तरह के हेर फेर चीजें नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप उसको यूज कर पा रहे हो नेचर से, जो आपको नेचर दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस कहा करेंगे। सो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहां से यहां आप पूरा ये डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources। तो इसी को हम लोग natural resources कहा करते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हवा को लेते हैं, यानी एयर। तो एयर जो है ये आपके नेचर में है, आपकी प्राकृतिक में ऑलरेडी है। ठीक है, आप इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप नेचर से ले रहे हो। जैसे ऑक्सीजन जो है वो तो आप डायरेक्ट अपने नाक के थ्रू लेते हुए जा रहे हो ना ऑक्सीजन को पूरी तरह से, तो जो नेचर से आपको डायरेक्टली मिल गया। तो ये जो हवा है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, जो भी चीजें हैं, ये जितने भी एयर हैं ये एक रिसोर्सेस है। लेकिन कैसा रिसोर्सेस है? ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि आप इसे डायरेक्टली यूज कर रहे हो नेचर से। ठीक है, तो हवा हम क्यों ले रहे हैं? सांस लेने के ले रहे हैं। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर वाटर के बारे में। तो वाटर जो है ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेस के कैटेगरी में आता है। कैसे आया? क्योंकि आप जैसे कि मान लीजिए जो नदी है वहां से आप सीधा पीने का पानी ले रहे हो, आप वहां से कपड़े धोने का पानी ले रहे हो, आप वहां से नहाने के पानी ले रहे हो, जो झरने वगैरह है वहां से आप सीधा पानी ले रहे हो नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पानी जो है वो डायरेक्टली नेचर से ले रहे हो, इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। तो जिसको आप नेचर से डायरेक्टली लेकर यूज करते हो वो आपका नेचुरल रिसोर्सेस होता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये तमाम चीजें। साथ ही साथ जैसे कि सॉइल हो गया, मिट्टी, तो मिट्टी भी आप डायरेक्टली नेचर से यूज करते हो अपना फसल वगैरह उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। उसी प्रकार से जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि नमक वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो नमक
हम लोग डायरेक्टली नेचर से समुद्र में जो नमक बनता है उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। यही तो कारण था कि गांधी जी दांडी मार्च जो है उन्होंने किया था। तो ये भी आप सीधा क्या कर सकते हो, नेचर से गेन कर सकते हो, डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। तो जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नेचर से ले सकते हैं और उसको हम डायरेक्टली अगर यूज करते हैं तो उसी को हम लोग कहा करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोला करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस उसको कहा करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे एयर है, वाटर है, मिट्टी है, मिनरल्स है। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप यहां तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि आज समय के साथ कुछ चीजें बदल गई हैं, उसको थोड़ा सा टूल्स के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बेस्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक्वागार्ड आ गया, तो एक्वागार्ड आ गया है तो पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा प्यूरिफाई करके पीते हैं, क्योंकि पानी में जर्म्स होता है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पी रहे हैं। उसी प्रकार से हवा है, एयर है, तो वो थोड़ा सा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, मशीनें घर में लगा ले रहे हैं ताकि स्वच्छ हवा उनको मिल सके। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जिसमें हम थोड़ी मोड़ी क्या करते हैं कि कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिले हैं वो बेहतर हो जाए। उसी प्रकार से जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए हम लोग साइंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लेते हैं और तब जाके हम उसको खेत वगैरह के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। तो लेकिन सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो नेचुरल रिसोर्स बेसिकली क्या है कि जिसको आप नेचर से लेते हो और डायरेक्टली यूज करते हो, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहा करेंगे। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। किन भागों में डिवाइड किया गया, एक को हम कहते हैं रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दो तरह के और हो गए, जो नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो अब यहां पे समझते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो चीज अगर कोई बहुत जल्दी कोई चीज खत्म हो गई तो दोबारा हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो वैसे जो रिसोर्सेस होते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेस के तौर पे देखते हैं, और इसकी जो मात्रा होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड, यानी इसकी संख्या कम नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। और दूसरी बात की जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो इस पे किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग अगर देखते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी समझ रहे हैं, जो सन से एनर्जी मिलती है। तो सन से जो एनर्जी मिलती है ये आप क्या करते हो, बार बार यूज करते हो। ठीक है, यानी सुबह हुआ फिर से वो आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगा, रात होगा तो भले आपको सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह जैसे ही होगा, दिन होगा, तो आपको वो एनर्जी दोबारा मिल जाएगा। आप उस एनर्जी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो बिजली बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। और ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, यानी कि अनलिमिटेड मात्रा में है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए इसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है, जो सन से एनर्जी आ रही है, जिसको हम सोलर एनर्जी कह रहे हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेस है। उसी प्रकार से विंड एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो विंड एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब बड़े बड़े जो होते हैं कंट्रीज, उसमें आप विंड एनर्जी देख रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विंड जो है, हवा से जो ऊर्जा बनाई जा रही है, तो ये जो हवा है ये आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिसको आप यूज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, आप उसको बार बार जिसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा। और ये अनलिमिटेड मात्रा में होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज का असर इसमें थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप केयरलेस हो गए, यानी कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा लापरवाही करना शुरू करेंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है उसको नुकसान होता है, या उसकी जो स्टॉक है वो उसमें कमी आती है, उसमें गिरावट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, पानी जो है ये तो नेचुरल
है और पानी को आप एक बार नहीं कई बार यूज करते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड मात्रा में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप बार बार पानी को यूज करते हैं नहाने के लिए, खींचने के लिए, पीने के लिए। तो ये जो है ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। लेकिन भले ही आपको लग रहा है कि इसको ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है तो हम इसको फिजूल में यूज करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको केयरलेस तरीके से अगर आप यूज करते हो, पानी की खपत बेतुका आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, पानी की जो मात्रा वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि बहुत जगह पर हम लोगों को क्या कहा जाता है कि पानी को सेव करने का प्रयास कीजिए, जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि नल खोल दिए और आप ब्रश करते रहिए, ठीक है, आप नल खोल लीजिए और उसके बाद कपड़े खोलिए, उसके बाद नहाइए, ऐसा नहीं। तो पानी का स्टॉक क्या होगा, कम हो जाएगा और पानी की महामारी हो जाएगी, ठीक है, पानी हमारे लिए किल्लत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए इसका केयरलेस यूज आपको नहीं करना है। उसी तरह से मिट्टी के विषय में भी ये भी क्या है, मिट्टी को भी आप बार बार यूज कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि एक बार जहां जिस मिट्टी में आपने खेती की अब वो दोबारा नहीं कर सकते हो, उसको दोबारा कर सकते हो, यानी कि रिन्यू हम कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन अगर आप केयरलेस तरीके से इसको यूज करेंगे तो इसकी भी स्टॉक में कमी आएगी, ये भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि बार बार आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो धीरे धीरे कम उपजाऊ हो जाएगी, उतनी बेहतर उपजाऊ नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर वो जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल झाड़ी आपको दिखाई देते हैं आपके आसपास में, तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि आप इसको बार बार यूज करोगे, ये आपका अनलिमिटेड मात्रा में होगा। लेकिन अगर आप घर बनाने के चक्कर में, जितनी आबादी अभी बढ़ रही है और घर बनते जा रहे हैं, सब जगह पे मॉल बनते जा रहे हैं, सड़क बनते जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसको हटा रहे हैं। तो अगर ऐसा अगर हम करते, ये केयरलेस यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा हमारे लिए। अब इससे बहुत खतरा पैदा होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जितने हमें फूड की ज़रूरत है उसकी कमी आएगी। दूसरी चीज़ जैसे कि अभी कॉपी का इस्तेमाल करते हो, बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सब कागज़ कहाँ से बनते हैं, पेड़ से तो ही बनते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो नुकसान देने वाली चीज़ें होंगी। तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसको आप बार बार यूज कर रहे हो, जैसे कि पानी हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, ये तमाम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन अगर हम केयरलेस यूज करेंगे, अगर हम मनमानी यूज करेंगे और गलत तरीके से यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा और इसका नुकसान हम सभी को झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि जान ही रहे होंगे कि जितनी आज के डेट में आपको गर्मी ज्यादा महसूस होती है, बिन मौसम बरसात हो जाती है, ज्यादा ठंड के टाइम पे ज्यादा ठंड लगने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किया हुआ है, हमने कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की संख्या घटा दी है, हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए हैं। तो ये जो मौसम में चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इन्हीं सब कारणों से हो रहा है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि आपदा आ जाती है, तो ये सब तमाम चीजें आपको इन सब के कारण से, यानी कि जो हम लोग केयरलेस यूज करते हैं उसके कारण से आपको दिखाई यहाँ पर देगी। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनका हमें केयरलेस यूज नहीं करना है, बहुत सावधानी के साथ हमें उनका इस्तेमाल करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, अब तो हम लोगों ने रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है वो हम किसको कहेंगे। तो देखिए, इसकी जो स्टॉक होती है ये लिमिटेड होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये नहीं होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होता है, ठीक है, और इसको बार बार आप तुरंत यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा करते हैं, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर पाओगे, जो बहुत लिमिटेड है, उसको हम लोग कहा करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इस रिसोर्सेस का एक बार स्टॉक अगर यूज कर लेते हो तो इसको बनने में काफी हजारों साल लग जाएंगे,
ठीक है, और तब जाके आप यूज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नॉन रिन्यूएबल का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोयला। कोयला जो है ये एक नेचुरल रिसोर्सेस तो है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी कि इसकी जो स्टॉक है ये हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, कोयला से ही बिजली पैदा होती है। तो कोयला अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ करेंगे अननेसेसरी, जैसे कि देखते हैं हम लोग चूल्हा वगैरह भी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना वाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोयला को यहाँ वहाँ फेंक भी देते हैं, बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो अगर आप इसी तरह से मिसयूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आने वाले टाइम में उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसका असर हम सब पे आएगा। तो ये जो कोल है, ये जो कोयला है, ये क्या है, ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। एक समय ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत ये बन जाएगा और आप उसको यूज कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा करेगा हमारे समाज के लिए। उसी तरह से पेट्रोलियम की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, तो ये तमाम जितने पेट्रोलियम है ये भी आपके बहुत ही कम मात्रा में सीमित हैं। जैसा कि अभी आप सभी देख ही रहोगे कि पेट्रोल या डीजल का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो कम है और हम लोग हद से ज़्यादा यूज करते हैं। आपको छोटी छोटी जगह पे अगर जाना है तो तुरंत आप बाइक का इस्तेमाल करते हो, कार का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका जो डीजल होता है, जो पेट्रोल होता है, वो इस्तेमाल हो जाता है। तो फिजूल का ये केयरलेस यूज आप करते हो, जिसकी वजह से ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, महंगाई बढ़ जाती है यहाँ पर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर इस तरह से अगर हम केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या होने वाला है कि आपके कार जो है जहाँ है वहीं के खड़े रह जाएंगे, जहाँ आपके बाइक है वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ये तमाम चीज़ें होंगी, जितनी भी ट्रांसपोर्टिंग चीज़ें आ जा रही हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है, सब चीज़ें रुक जाएंगी। जैसे कोरोना काल में रुक गया। फिर आप कहेंगे सर पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ गए हैं, तो भाई इसकी मात्रा कम है तो लोगों तक रिक्वायरमेंट ज़्यादा पहुंचाना है, तो उसके दाम ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पेट्रोलियम होते हैं, मतलब डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये तमाम चीज़ें की जितनी मात्रा है वो सीमित है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम लोग उसको बोला करते हैं। उसी तरह से अदर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैसेस के बारे में, नेचुरल गैसेस में जैसे कि आप एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हो, सीएनजी गैस यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपका बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जैसे आप घर में खाना वगैरह जो पकते हैं वो गैस के चूल्हे में पकते होंगे, तो वो एलपीजी गैस यूज़ होता है, तो वो एक लिमिटेड है नेचुरल गैस यहाँ पर। ठीक है, आप इसको अगर पूरी तरह से ज़्यादा खपत कर दोगे तो नेचुरल गैस को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तुरंत नहीं बन जाता है। तो ये भी स्टॉक इसकी बहुत लिमिटेड होती है, और अगर ये खत्म होगी तो इसको बनाने में हज़ारों साल लग जाएंगे, और उसके बगैर आप खुद सोच लीजिए कि आप हज़ारों साल तक भूखे रह पाएंगे क्या, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में और दूसरा नॉन रिन्यूएबल में हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेस का जो वितरण किया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल फैक्टर्स पे। अब ये क्या चीजें होती हैं मैं आपको थोड़ी देर में अभी फिलहाल इसको बताता हूँ। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बटा हुआ है, और ये सब जगह पे बराबर हिस्सों में नहीं बटा हुआ है, बल्कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस कहीं ज्यादा है, कहीं पे कम है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, फिजिकल फैक्टर पे। फिजिकल फैक्टर मतलब कि टेरेन क्या है, टेरेन का मतलब कि जो भूमि का हिस्सा है, कितना भूमि का हिस्सा है जिसमें गेहूं उपजाया जाता है, कितना भूमि का हिस्सा है जिसमें चावल उगाया जाएगा यानी धान वगैरह, कितना भूमि का हिस्सा जिसमें सब्जियां उगाई जाएंगी, कहीं पे ज्यादा उगाया जाता है, कहीं पे कम होता है।
कहीं पर मान लीजिए कि धान कम उगाया जाता है, कहीं पर गेहूं ज़्यादा उगाया जाता है, कहीं पे मकई जो है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, कहीं पे कम होता है। तो जो टेरेन है यानी कि जो भूभाग है यानी कि भूमि का जो भाग है वो सब जगह पे अलग अलग होता है। वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि कहीं पर चावल देखते हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी स्टेट में पैदा हो रहा है और किसी स्टेट में बहुत ही कम मात्रा में पैदा हो रहा है। और किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे, यानी कि वहाँ का जलवायु कैसा है। अगर जलवायु मान लीजिए सुटेबल है धान के लिए तो वहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए कि कहीं पे क्लाइमेट अच्छा है गेहूं के लिए तो वहाँ पे गेहूं की उपज ज़्यादा अच्छी होगी। तो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे भी डिपेंड करेगा, टेरेन पे डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड वहाँ की ऊंचाई कितनी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं कि जिस पर नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड करता है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो उसकी बंटवारा होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि सब जगह पे बराबर तरीके से, ऐसा नहीं कि सब जगह पे 1 क्विंटल आपका, सब जगह पे 1 क्विंटल आपका चावल निकल जाएगा, 1 क्विंटल गेहूं निकल जाएगा। सब एरिया पे ये चीज़ लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ का भूमि जो है वो अलग होगा, वहाँ का जो ऊंचाई होगा वो अलग होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफर करेंगी और जब ये सब चीज़ें डिफर करेंगी तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कहीं पे ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा। जैसे कि दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों से हमें कुछ तेल लेने की जरूरत पड़ती है तो वो किस है? फिजिकल फैक्टर डिफरेंट है हमारे देश से। तो कहीं पर मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल की ज़्यादा वहाँ पर उस तरह से सिंचाई की जाती है तो हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती है, कहीं गेहूं लेनी पड़ती है, कहीं चावल लेनी पड़ती है, हम लोग प्याज वगैरह बेचते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि फिजिकल फैक्टर कैसा है। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो इस सब जगह पे समान नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाया जाता है। जैसे इसको और भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कहूँ, जैसे झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में कोयला जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का फिजिकल फैक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे खेती वाला ज़मीन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं अरबों खरबों, ये पूरा जंगल का इलाका है तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो जो सड़ गए गल गए वो ही क्या करेंगे कि आपके कोयले में तब्दील हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, झारखंड में आपको कोयला ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब हरियाणा में आप चले जाएंगे तो वहाँ का जो फिजिकल फैक्टर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो खेती होते हैं पंजाब हरियाणा में वहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे फसलें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कोयला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस वो झारखंड में ज़्यादा है वो आपको उड़ीसा में थोड़ा कम मिलेगा या पंजाब में नहीं मिलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब का रीज़न ये है कि वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स उनके अलग अलग हैं। यानी कि वहाँ पर भूमि का पार्ट अलग है, वहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है, वहाँ पे एल्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो यही कारण है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इज अनइक्वल। तो जो रिसोर्सेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं किया जा सकता है, वो अनइक्वल होता है। क्योंकि बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि किसी कंट्री के पास कोई चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वो चीज़ हमें खरीदनी पड़ती है, और हो सकता है कि जो हमारे पास है वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो दूसरे कंट्री को ज़रूरत पड़ती तो हम उसको बेच सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका क्लाइमेट, उसका टेरेन, उसका एल्टीट्यूड इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जो फिजिकल फैक्टर्स डिफरेंट होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग आते हैं वापस अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि आपको एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर, यानी कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। जी हाँ, इसका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है नॉन रिन्यूएबल का। जैसे मैंने आपको कोयला के बारे में बताया, पेट्रोलियम के बारे में बताया। ठीक है, ये बहुत ही सीमित मात्रा में हम तक अवेलेबल हुआ करता है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है और इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि वाई आर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ।
यानी कि पूरे अर्थ में जो रिसोर्सेस हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, बटे हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब आपको देना है। आई थिंक अभी जस्ट मैंने आपको ये बात समझाया है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से आप कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए फिलहाल मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसको लिखा जा सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। और यही कारण है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होता है वो सब जगह पे बराबर नहीं हुआ करता है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे।